देखो, किसी भी सॉफ्टवेयर अगर बनाना है, ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर बनाना है, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, जो भी सॉफ्टवेयर बनाना है, उसके लिए हम लोगों को कुछ चीज़ें की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। जैसे कि अगर फ्लटर में हम लोग काम करेंगे, ठीक है, फ्लटर बेसिकली क्या है? फ्लटर हम लोगों का फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं? डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है, एंड वेब एप्लीकेशन, ये तीनों हम लोग क्रिएट कर सकते हैं फ्लटर को यूज़ करके। लेकिन फ्लटर में हम लोग वेब एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन तो कर सकते हैं एक ही कोड बेस के ऊपर बेस करके। लेकिन जब भी हम लोग इसको सर्वर साइड एप्लीकेशन बनाने की कोशिश करेंगे, तो सर्वर साइड एप्लीकेशन बनाने के लिए हम लोग फ्लटर में अगर काम करें तो जस्पर बोलकर एक फ्रेमवर्क है, वेब फ्रेमवर्क, ठीक है, जो डार्ट लैंग्वेज के ऊपर बेस करके बनाया हुआ है। तो ये फ्रेमवर्क जो है, ये बेसिकली किस लिए काम करते हैं? इसमें से हम लोग एपीआई क्रिएट कर सकते थे, ठीक है। जैस्पर CLI ये है जो यहाँ पे वेबसाइट क्रिएट करने का जो पार्ट है वो हम लोग कर सकते हैं, खास करके जब हम लोग एपीआई वाला काम अगर करें तो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि जैस्पर जो है, इसको मैं कितना मैं इसको यूज़ करूँ, वो उससे मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि फ्लटर के अलावा डार्ट लैंग्वेज के ऊपर, फ्लटर के अलावा डार्ट लैंग्वेज के ऊपर जितने भी फ्रेमवर्क बना, ये लंबे दिन तक इसका सपोर्ट चला नहीं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे गूगल का सपोर्ट सिर्फ फ्लटर तक ही है। इसके ऊपर जो भी फ्रेमवर्क है वो थर्ड पार्टी कम्युनिटी ने बनाया है, थर्ड पार्टी डेवलपर्स ने बनाया है। और इसका जो मेंटेनर है, मतलब जो प्रोजेक्ट को मेंटेन करते हैं, वो भी ज़्यादा दिन तक इसको सपोर्ट नहीं दे पाते, क्योंकि यहाँ पे स्पॉन्सरशिप नहीं मिलता है और इसका जो इकोसिस्टम है बहुत ही कम होता है। तो इसी वजह से क्या होता है, यहाँ पे ज़्यादा डेवलपर्स ज़्यादा दिन तक टिके रहते नहीं हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बैकएंड एप्लीकेशंस के टाइम पे फ्लटर डार्ट लैंग्वेज के ऊपर ज़्यादा इकोसिस्टम बना नहीं। तो इसके ऊपर ज़्यादा इकोसिस्टम, मतलब बैकएंड के लिए अगर सर्वर साइड एप्लीकेशन के लिए ज़्यादा इकोसिस्टम की ज़रूरत है, चिंता है, तो PHP के ऊपर PHP फ्रेमवर्क या जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क, ये दोनों फ्रेमवर्क के ऊपर ज़्यादातर लोग काम करते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट और PHP ज़्यादा इंटरनेट पे चलता है, मतलब वेब एप्लीकेशंस के टाइम पे जब वेब में हम लोग देखते हैं। PHP भी थोड़े जगह पे कहीं पे काम हो जाता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट जो टेक्नोलॉजी है, ये काफ़ी ज़्यादा यूजेस होता है अलग अलग जगह पे, ठीक है। अभी मेन चीज़ है कि हम लोगों को कौन सा टेक्नोलॉजी स्टैक यूज़ करना चाहिए। मतलब बेसिकली प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग अगर कोई भी चीज़ें बनाने की कोशिश करेंगे तो एक टेक्नोलॉजी स्टैक होता है, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक सिंगल लैंग्वेज के ऊपर या सिंगल चीज़ के ऊपर नहीं होता है, वो अलग अलग वेरियस प्रोसेस में काम करता है। तो यहाँ पे अलग अलग जो वेरियस प्रोसेसेस जो हम लोग काम करते हैं, उसमें हम लोगों को एक्चुअली करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ के लिए कौन सा चीज़ यूज़ करना है। मतलब देखो, बेसिकली मेन पार्ट यही है कि हम लोगों को अगर एप्लीकेशन बनाना है, तो एप्लीकेशन डेफिनेटली फ्लटर में जो इकोसिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर वेब एप्लीकेशन बनाना है, तो वेब एप्लीकेशन के लिए जावास्क्रिप्ट बहुत सारा फ्रेमवर्क है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट में नेस्ट जेएस बोलकर जो फ्रेमवर्क है, ये फ्रेमवर्क बैकएंड के लिए काफ़ी अच्छा एक फ्रेमवर्क है बैकएंड के लिए, जो लोग जावास्क्रिप्ट लेकिन डेवलपर। ये फ्लटर में यूज नहीं होगा ना। फ्लटर फ्लटर तो फ्रंट एंड में है, बैक एंड में तो हम लोगों को सर्वर साइड लैंग्वेज की ज़रूरत है, और अच्छा उसमें अच्छा। हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। मैंने क्या बोल रहा हूँ, कोई कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर जो लारावेल है, लारावेल लारावेल जैसा ये PHP का फ्रेमवर्क है, और वही सेम चीज़ यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। लारावेल लाइक अगर फ्रेमवर्क है,
तो जावास्क्रिप्ट में वो है एडोनिस। एडोनिस जो है ये कम्प्लीटली लारावेल को कॉपी करके बनाया गया है। मतलब लारावेल का जो कॉन्सेप्ट है, फिलोसफी जो है, उसी को यूज़ करके यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में बनाया गया है जो लारावेल का कॉन्सेप्ट है। अगर कोई लारावेल जानता है तो उनके लिए उन लोगों के लिए एडोनिस जेएस जो है ये कम्प्लीटली सेम लुक लाइक वर्कफ्लो मिलता है। लेकिन इसके अलावा अगर हम लोगों को छोटा एप्लीकेशंस बनाना है, मतलब छोटा मोटा जावास्क्रिप्ट के ऊपर कुछ काम करना है, तो एक्सप्रेस जेएस बोलकर माइक्रो फ्रेमवर्क है जो एक्चुअली जावास्क्रिप्ट के ऊपर सर्वर साइड बैकएंड बनाता है। तो ये एक्चुअली इनिशियल होता है, लेकिन इसका जो नॉलेज है, ये नॉलेज को यूज़ करके हम लोग बड़ा एप्लीकेशन नहीं बना सकते। बड़ा एप्लीकेशन बनाने के लिए हम लोग को कोई ना कोई फ्रेमवर्क की ज़रूरत पड़ता है बैकएंड में काम करने के लिए। अभी मैं क्या बोल रहा था कि अगर तुम्हें कोई क्विक एप्लीकेशंस बनाना है, जैसे कि तुमने ऑलरेडी वर्डप्रेस के ऊपर काफ़ी सारा ट्राई किया था, तो वर्डप्रेस में क्या होता है, वर्डप्रेस के अंदर हम लोग एक वर्डप्रेस बेसिकली क्या है, वर्डप्रेस एक्चुअली एक रेडीमेड सॉल्यूशन है। रेडीमेड सॉल्यूशन किस तरह कि हम लोगों को कोई भी आइडिया अगर आए, उस आइडिया को क्विकली हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाएंगे ऑनलाइन में या वेब में। ठीक है, क्विकली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे ऑनलाइन में, वेब में। तो ये जो क्विक इम्प्लीमेंटेशन वाला जो पार्ट है ऑनलाइन वेब में, उसके लिए हम लोग वर्डप्रेस को यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली यहाँ पे एक बार हम लोग अगर इसके ऊपर काम कर लेते हैं तो उसको हम लोग कभी भी उसको मॉडिफिकेशन करना है या अपडेट करना है या लॉन्ग टर्म उसको चलाना है विथ अपडेट्स के साथ, तो ये वर्डप्रेस में काफ़ी अच्छे से होता है। क्योंकि वर्डप्रेस में जितनी भी अपडेट्स आए, इसका जो कोर स्ट्रक्चर जो है वो कभी भी चेंज हुआ नहीं है। तो इसीलिए क्या है, जो 10 साल पहले जो वर्डप्रेस साइट स्टार्ट हुआ था, आज भी वो साइट चलता है बिना कोई इंटरनल कोडिंग को चेंज किया। मतलब इंटरनल कोडिंग चेंज हुआ नहीं है ऐसा नहीं है, कोडिंग तो डेफिनेटली चेंज हुआ है, कोडिंग तो डेफिनेटली चेंज हुआ है, ठीक है। लेकिन बात यही है कि यहाँ पे कोडिंग चेंज होने के बावजूद भी हम लोगों का जो वेबसाइट, मतलब जो भी वर्डप्रेस में साइट बना हुआ था पहले से, किसी साइट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ा उनको, ना कोडिंग वाइज चेंज करना पड़ा, ना किसी को स्ट्रक्चर वाइज चेंज करना पड़ा। क्योंकि हमेशा से वर्डप्रेस में ये चीज़ ध्यान पे रखते हैं कि बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी बना रहे। तो इसी वजह से लगभग 40-60% वेबसाइट्स जो होते हैं वो वेबसाइट वर्डप्रेस में बनता है, ठीक है। क्योंकि वर्डप्रेस में लॉन्ग टर्म चल रहा है। तो और वर्डप्रेस में क्या है, वर्डप्रेस में हम लोगों को इतना सारा इकोसिस्टम है कि वर्डप्रेस में हम लोग को किसी भी आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोगों के पास किसी भी तरह का ऑप्शंस मिल जाता है। जैसे कि मान लो कि मुझे यहाँ पे जो जेसन वाला जो डेटा पार्ट है, ये जो देखो जेसन एपीआई, क्योंकि विदाउट जेसन एपीआई हम लोग कोई भी डेटा को यूज़ नहीं कर पाते, ठीक है। तो जेसन डेटा जब भी हम लोगों को मिलेगा तभी तुरंत हम लोग उसी डेटा को यूज़ कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन को डेवलपमेंट करने के लिए। तो इसी वजह से क्या होता है, हम लोगों का जो भी एप्लीकेशन अगर माइंड पे है, तो हम लोगों को ये जो डेटा जो दिख रहा है, ये जो डेटा एंड पॉइंट्स जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं एपीआई एंड पॉइंट्स। विदाउट एपीआई एंड पॉइंट्स तुम जितनी भी कोड तुम्हारे दिमाग पे रहे, कोई काम का नहीं है अगर वो एपीआई एंड पॉइंट्स तुम्हारे पास अगर नहीं रहा तो, ठीक है। तो मोबाइल एप्लीकेशन बनाना है तो डेफिनेटली 100% हम लोगों को बैकएंड सर्वर की ज़रूरत पड़ेगा। और सर्वर के लिए पीएचपी सर्वर सबसे बेस्ट सर्वर है अभी के लिए, क्योंकि इसी से हम लोग अपना एप्लीकेशन का जो पार्ट है वो क्विकली बना पाते हैं। अभी मेन पार्ट जो है नोटिफिकेशंस की बात। नोटिफिकेशंस जब हम लोग काम करते हैं, नोटिफिकेशंस क्या होता है, एक बैकएंड प्रोसेस होता है
जिसमें हम लोगों को कभी भी डेटाबेस में अगर कोई भी अपडेट्स आए उसी अपडेट्स को ऑल टाइम मॉनिटरिंग करते रहता है। तो उसमें क्या होता है, जैसे ही एक मैसेज सिंक होता है तो तुरंत क्या होता है, दूसरा उसको कैच करता है। पीएचपी में बेसिकली क्या होता है, पीएचपी सिंक एसिंक्रोनस है बट सिंक्रोनस नहीं है। एसिंक्रोनस है बट सिंक्रोनस नहीं, मतलब एसिंक्रोनस मतलब होता है कि जब हम लोग डेटा लोड करते हैं उसी टाइम पे सारा डेटा को सर्वर साइड से कॉल करके उसको फ्रंट एंड यूआई के साथ बिल्ड करके डाल देता है पीएचपी लैंग्वेज। लेकिन सिंक्रोनस मतलब क्या होता है, वो रियल टाइम वो सिंक करते रहता है। मतलब रियल टाइम मतलब अगर कुछ भी चेंज हुआ बैकएंड में तो तुरंत उसका जो अपडेट है वो फ्रंट एंड में दिख जाता है। तो ये जो काम है, ये काम जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छे तरीके से कर पाता है। तो इसी वजह से क्या होता है, जावास्क्रिप्ट टाइप फ्रेमवर्क जो होते हैं उसमें हम लोगों को एसिंक्रोनस प्रोसेस ज़्यादा दिखता है। तो उसी वजह से जावास्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क के अंदर हम लोगों को नोटिफिकेशन या वेब सॉकेट वाला जो फ्रेमवर्क है वो हम लोग ज़्यादा देख पाते हैं। ठीक है, वेब सॉकेट से ही एक्चुअली क्या होता है, स्ट्रीमिंग डेटा फ्लो करता है। तो स्ट्रीमिंग डेटा जो होता है, स्ट्रीमिंग डेटा क्या होता है, जिस टाइम डेटा अपडेट हुआ उसी टाइम पे डेटा डायरेक्टली पहुंच जाता है। तो यही प्रोसेस स्ट्रीम बोलते हैं। तो इसी स्ट्रीम वाइज जो प्रोसेस है, इसी स्ट्रीम प्रोसेस को हम लोग प्रॉपरली बना पाते हैं जावास्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क के ऊपर। अभी जावास्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क तो बना लिए, तो जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क को वाला एप्लीकेशन कहाँ पे होस्ट करना चाहिए। जावास्क्रिप्ट वाला फ्रेमवर्क अगर हम लोग बना लिए तो उसको होस्ट करने के लिए हम लोगों को हमेशा के लिए ज़रूरत पड़ता है एक वीपीएस, क्योंकि विदाउट वीपीएस हम लोग ये जो स्ट्रीमिंग प्रोसेस जो है उसको हम लोग चला नहीं पाएंगे। क्योंकि स्ट्रीमिंग प्रोसेस चलाने के लिए हम लोगों को एक डेडिकेटेड सर्वर की ज़रूरत पड़ता है जहाँ पे रैम, सीपीयू, हार्ड डिस्क स्पेस ये इन्वॉल्व रहे। तो उसी चीज़ को हम लोगों को बीपीएस में मिलता है कम खर्चे में। डेडिकेटेड सर्वर हम लोग अगर ख़रीदने जाए ऑनलाइन में तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाता है, लेकिन बीपीएस उसका छोटा सॉल्यूशन है और वो काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करते हैं हम लोगों का। जब इंडिविजुअल लेवल में या मीडियम एप्लीकेशन में जब हम लोग काम करते हैं तब वीपीएस काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन होता है। तो यही है बेसिकली ओवरऑल आइडिया जब भी हम लोग काम करते हैं। तो इसी वजह से आप बताओ कि करना क्या है, क्या करना चाहते हो। मतलब बैकएंड में जो एपीआई वाला जो काम है, एपीआई वाला काम के लिए वर्डप्रेस जो है ये है स्टैटिक सॉल्यूशन है, जहाँ पे ऑनलाइन जो एप्लीकेशन हम लोग जो देखे हैं ई कॉमर्स वाला, ई कॉमर्स हो या ब्लॉग साइट हो या लर्निंग वेबसाइट हो, जैसे कि मेरा यहाँ पे learner.com में मैं एक लर्निंग वेबसाइट बना रहा हूँ। ठीक है, ये लर्निंग वेबसाइट में बेसिकली क्या है, यहाँ पे कोर्सेस जो तुम मेरे एक आइडिया लेकर तुम स्टार्ट किया था ना, कोर्सेस मेंटर जो R1 प्रो जैसा एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश किया था। तो एक्चुअली यहाँ पे मैंने उसी तरह का एक चीज़ बना रहा हूँ जो बेसिकली इसको स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मेनली क्या होगा, यहाँ पे जो भी मैं चीज़ें बना रहा हूँ ये वर्डप्रेस में बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी जो सर्वर पड़ा हुआ है, मतलब अनयूज्ड सर्वर पड़ा हुआ है, वो है पीएचपी वाला सर्वर। तो पीएचपी वाला सर्वर होने की वजह से मैंने यहाँ पे पीएचपी एप्लीकेशन ही स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मैं पीएचपी एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए मुझे बहुत सारा फ्रेमवर्क तो है, मैं आधा दूसरा फ्रेमवर्क भी मैं यूज़ कर सकता था, लेकिन दूसरा जो भी फ्रेमवर्क है उसमें जब भी अपडेट होता है तो क्या होता है, कोडिंग लिखने की ज़रूरत पड़ जाता है अपडेट्स के साथ ही साथ। तो मैंने उतना कॉम्प्लिकेशंस में जा नहीं रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली क्या होता है वो बड़ा कंपनी का काम होता है जहाँ पे डेवलपर्स काफ़ी सारा रहता है, हमेशा मेंटेन करना का काम जो रहता है वो रहता है। तो इसी वजह से मैंने कोई भी पीएचपी फ्रेमवर्क चूज़ नहीं कर रहा हूँ अभी के लिए। मैं डायरेक्टली चूज़ जो कर रहा हूँ वो है जस्ट वर्डप्रेस। क्योंकि वर्डप्रेस क्या होता है, एक बार जो चीज़ मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे यही चीज़ के ऊपर काम करना है, तो उसके बाद क्या होता है
वर्डप्रेस में जितनी भी अपडेट हो जाए मेरा फ्रंट एंड या बैक एंड चेंज होने वाला नहीं है, मतलब लुक वाइज कुछ चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन टाइम टू टाइम जो भी कोड के अपडेट है, जो भी ऑप्टिमाइजेशन है, वो हो जाता है बहुत ही आसानी से। तो इसी वजह से मैं वर्डप्रेस को चूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि वर्डप्रेस में वही फ्लेक्सिबिलिटी है और स्टेबिलिटी भी है, जो दूसरे फ्रेमवर्क में काफ़ी अनस्टेबल है। क्योंकि फ्रेमवर्क जितने भी देखते हैं हम लोग, हाँ, फ्लटर में भी एक्चुअली फ्लटर फ्रेमवर्क इतना ज़्यादा लोगों को पसंद क्यों आता है, क्योंकि फ्लटर फ्रेमवर्क में जो भी कोड शुरुआत में जो भी कोड लिखा हुआ था और आज तक भी जो कोड लिख रहा है, सबका कोड एक साथ में काम करता है। लेकिन क्या होता है, टाइम टू टाइम जो भी अपडेट आता है, उसी अपडेट वाइज यहाँ पे कोड का काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो चुका है फ्लटर के अंदर। लेकिन क्या होता है, यहाँ पे एक ऐसा टूल देकर रखा है कि जो भी पुराना एप्लीकेशन जो लोग यूज़ करते थे, एक कॉमन लाइन कोड को चलाने के बाद, मतलब फ्लटर माइग्रेशन बोलकर एक कोड रहता है, जो माइग्रेशन कोड चलाने के बाद क्या होता है, वो तुरंत लेटेस्ट कोड के साथ वो माइग्रेट हो जाता है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है, अगर थर्ड पार्टी कोई भी पैकेजेस हम लोग यूज़ करते हैं जिसका लॉन्ग टर्म मेंटेन नहीं रहता है, तो उस टाइम पे कुछ कुछ जगह पे हम लोग को प्रॉब्लम मिलता है। ये एक्चुअली फ्रेमवर्क में जब भी हम लोग कोई भी थर्ड पार्टी प्लगइन्स लेकर काम करते हैं, वो एक्चुअली इशू रहता है। और ये तुम्हें हर एक फ्रेमवर्क में ये प्रॉब्लम मिलेगा, एक्सेप्ट वर्डप्रेस। क्योंकि आज तक मुझे वर्डप्रेस में किसी भी प्लगइन्स के लिए दिक्कत दिखा नहीं। पहले होता था शुरुआत के टाइम पे, लेकिन वो भी जो हिस्ट्री, मतलब वो जो प्रॉब्लम होता था, वो कम से कम 10 साल पहले होता था। 10 साल के अंदर मैंने वर्डप्रेस में किसी भी अपडेट्स में कोई भी तरह का प्रॉब्लम दिखा नहीं किसी भी प्लगइन्स के साथ। तो यही है बेसिकली वर्डप्रेस का हिस्ट्री। तो अभी बताओ, अगर हम लोग एप्लीकेशन बनाना चाहे तो क्या बैकएंड को एज ए वर्डप्रेस एपीआई को यूज़ करके करना चाहोगे, या दूसरा कोई फ्रेमवर्क यूज़ करके करना चाहोगे? ऐसे फ्लटर के साथ कौन सा ज्यादा स्विचेबल होता है? स्टेबल? हाँ। देखो, स्टेबल वाइज तो वर्डप्रेस बैकएंड अच्छा है, और फीचर वाइज अगर देखा जाए तो जावास्क्रिप्ट वाला फ्रेमवर्क अच्छा है। फीचर वाइज, फीचर मतलब कैसा फीचर? फीचर वाइज मतलब जहाँ पे डेटा स्ट्रीमिंग वाला ऑप्शंस रहे, नोटिफिकेशन रहे, चैट ऑप्शंस रहे, एआई का एक्सेस वैसे पीएचपी में भी आ चुका है, तो एआई एक्सेस अभी स्पेसिफिक करके कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है। लेकिन स्ट्रीमिंग डेटा का जो पार्ट है, जहाँ पे नोटिफिकेशन और क्विक अपडेट्स का जो पार्ट है, रियल टाइम डेटा अपडेट्स, वो वाला पार्ट एक्चुअली जावास्क्रिप्ट कर पाता है। वो वाला पार्ट ये लोग मतलब पीएचपी में होता नहीं है, या क्या बोलते हैं, वर्डप्रेस के अंदर भी वर्डप्रेस नहीं में है, वर्डप्रेस में भी नहीं है। तो तो फिर जावास्क्रिप्ट से ही करता है? अभी देखो, जावास्क्रिप्ट में हाँ सर। अगर करना है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में कोई बड़ा फ्रेमवर्क करना है तो वो तो अलग से पूरा लर्निंग प्रोसेस बन जाएगा। तो मैं जावास्क्रिप्ट का छोटा प्रोसेस के ऊपर ही दिखाता हूँ, जो थोड़ा सा स्टेबल होगा। तो उसके लिए हम लोग एक्सप्रेस जेएस को यूज़ कर सकते हैं सर्वर साइड एप्लीकेशंस के लिए। लेकिन इसको होस्ट करने के लिए वीपीएस की ज़रूरत पड़ेगा। वीपीएस मतलब? वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। हेलो।
हेलो। हेलो। हाँ, कनेक्ट हुआ है। हाँ। हाँ, मेरा एक्चुअली मैं नेटवर्क को थोड़ा सा चेंज कर लिया। हम्म। बताओ। तो यहाँ पे एक सर्वर एप्लीकेशन बनाने के लिए सर्वर एप्लीकेशन बनाने के लिए यहाँ पे स्टार्ट गाइड में जाना है, एक्सप्रेस जनरेटर में जाना है। जाके पहले हम लोगों को ये जो ऑप्शंस है इसको सेटअप करना है, लेकिन इसको सेटअप करने के लिए हम लोगों को नोड जेएस एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो नोड जेएस डॉट ओ आर जी बोलकर यहाँ पे एक ऑप्शन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, .NET ओ आर जी। अच्छा, बेसिकली सर्वर साइड एप्लीकेशंस का जो प्रोसीड्यूर है ये बहुत अलग अलग तरीके से वर्क मतलब डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है, तो पहले हम लोगों को नोड जेएस जो है इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, करके हम लोगों को पहले अपने डेवलपर कंसोल में जाके नोड जेएस नोड जेएस नहीं, नोड -v करके नोड वर्जन चेकअप कर लेना है। उसके बाद npm -v ये चेकअप करना है। नोड मतलब नोड वर्जन्स जो है ये बेसिकली नोड जेएस एनवायरनमेंट है सर्वर साइड के लिए। और npm जो है ये बेसिकली नोड पैकेज मैनेजर, जिसके ऊपर बेस करके हम लोग ये जो एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस जनरेटर, इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग ये इसको यूज़ कर रहे हैं तो ये जनरली हम लोग लिनक्स और मैक के लिए सूडो पहले यूज़ करना पड़ेगा, विंडोज़ के लिए नहीं। तो सूडो यूज़ करना है बेसिकली रूट परमिशंस को एक्सेस करने के लिए, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन को एक्सेस करने के लिए। जैसे ही मैंने इसको दे दिया तो यहाँ पे एक्सप्रेस जनरेटर आ चुका है। तो यहाँ पे अभी करना क्या है, इसको यूज़ करने के बाद ही हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेस -h करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्सप्रेस रिलेटेड सारा जो भी चीज़ें है यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद हम लोग चाहे तो अपना एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए यहाँ पे एक एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ पे है। तो यहाँ पे दो तरीके से हम लोग एप्लीकेशंस को बिल्ड कर सकते हैं। एक होता है कि हम लोग रॉ एप्लीकेशन बना सकते हैं जिसमें हम लोग ओनली एपीआई वाला काम करें, और दूसरा हो सकता है कि जहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन बनाएं बट उसमें वेब एप्लीकेशन के यूआई भी रह जाए साथ में। तो अगर हम लोग वेब एप्लीकेशन का यूआई के साथ अगर काम करना चाहें तो यहाँ पे ये जो कॉमन लाइन है, यहाँ पे जो यूआई वाला जो एप्लीकेशन जो यूआई वाला पार्ट है इसी को हम लोग यूज़ करेंगे। इसी के अंदर यहाँ पे माई ऐप नहीं, यहाँ पे नाम है सर्वर ऐप बोलकर यहाँ पे सर्वर ऐप क्रिएट कर लिया। तो ये हुआ सर्वर ऐप, और सर्वर ऐप के अंदर घुसना है पहले cd सर्वर ऐप। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि npm इंस्टॉल डालना है, क्योंकि npm इंस्टॉल मतलब जो भी ये पैकेज डॉट जेसन के अंदर जो भी पैकेजेस आया है उस पैकेजेस को सारा डाउनलोड करना है। तो इसलिए sudo npm install इंस्टॉल लिखना है जब भी हम लोग इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करना चाहेंगे। तो ये एक्चुअली सर्वर साइड एप्लीकेशंस को बनाने का प्रोसीड्यूर है नोड जेएस के ऊपर। यहाँ पे डायरेक्टरी में ऑल तरह का परमिशंस हम लोग यहाँ पे परमिट कर लिया। ये एक्चुअली विंडोज़ में ज़रूरत नहीं पड़ता, ये सिर्फ मैक के लिए ही है। तो एक बार ये स्टार्ट हो गया तो
अभी हम लोगों का बेसिक जो वेब एप्लीकेशन है वो बन चुका है लोकल होस्ट 3000 पोर्ट के अंदर। 3000 पोर्ट के अंदर वेलकम टू एक्सप्रेस एप्लीकेशन यहाँ पे बन चुका है सर्वर साइड के लिए। ठीक है, अभी ये सुडो फ्रॉम R777 ये जरूरत नहीं है ना नहीं विंडोज के लिए। नहीं, ये विंडोज़ के लिए ज़रूरत नहीं है। ये एक्चुअली मैंने डायरेक्टरी परमिशंस को इनेबल कर किया, जिससे हम लोगों का किसी भी तरह का फाइल के अंदर कोई भी चेंजेस करे वो जल्दी जल्दी हो जाए। npm स्टार्ट दरकार है कि नहीं है? NPM स्टार्ट की ज़रूरत पड़ेगा, ये तो सब जगह पे ही सेम है। NPM स्टार्ट की ज़रूरत पड़ेगा, तभी जाके हम लोगों का सर्वर साइड जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो पाएगा। अभी यहाँ पे जो एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुआ है, जो भी हम लोग को आउटपुट दिख रहा है, यहाँ पे कुछ बेसिक सेटअप है जो हम लोगों का एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए यूज़ होता है। इसके अंदर ये जो राउटिंग वाला जो पार्ट है, ये राउट्स में जाके यहाँ पे राउटिंग सेक्शंस दिखता है। तो ये राउट वाला जो पार्ट है, यहाँ पे जाके हम लोग अलग अलग पेजेस की API जो है वो हम लोग बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे API बोलकर मैंने एक अलग सा अलग से मैं एक फाइल बनाता हूँ इस राउट्स के अंदर। राउट्स के अंदर मैं एक अलग से फाइल बनाता हूँ जिसका नाम देता हूँ API.js। ये दिया, उसके बाद यहाँ पे जो यूज़र वाला पार्ट जो है, यूज़र्स वाला जो पार्ट है, इसको यहाँ से कॉपी करके मैंने इस API के अंदर डाल दिया। डालने के बाद यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे इस रेस डॉट के अंदर यहाँ पे सेंड नहीं, यहाँ पे जेसन बोलकर एक मेथड होता है, उसके अंदर मैं टाइटल दिया ये, और यहाँ पे मैसेज हुआ हेलो वर्ल्ड, ये ऑप्शंस दिया। जैसे मैंने इसको सेटअप किया, इसको सेटअप करने के बाद यहाँ पे app.js के अंदर मुझे यहाँ पे var API ROUTR राउटर करके मुझे API का जो डेटा पार्ट है मैं इसको यहाँ पे अटैच किया। करने के बाद फिर मुझे इस 24 लाइन के बाद मतलब यहाँ पे API राउटर को अटैच किया API को दिखाने के लिए। ओके, अभी बेसिकली क्या होगा, इसके बाद यहाँ पे API बोलकर मैंने यहाँ पे जस्ट यहाँ पे स्टार्ट किया, बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे नॉट फाउंड दिखा रहा है। API पाथ तो बन चुका है बट API पाथ में दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मेन प्रॉब्लम यही है कि जैसे ही हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं तो ये एक बार स्टार्ट हो जाने के बाद ये स्टैटिक बन जाता है जो भी चेंजेस होता है। तो इसलिए हम लोग अगर कोई भी तरह का चेंजेस यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो वो दिखता नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे चेंज किया राहुल, हेलो राहुल, तो ये हेलो राहुल वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे अपडेट हुआ नहीं है, क्योंकि बेसिकली इसको अपडेट अगर हम लोग को चाहिए तो हम लोग को अपडेट मिलने के लिए यहाँ पे बंद करके फिर से हम लोग को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये एक्चुअली इसका प्रॉब्लम है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे और एक पैकेज इंस्टॉल करते हैं। तो यह इसके लिए मैंने sudo लिखा, उसके बाद npm install इंस्टॉल माइनस सेव डेब करके यहाँ पे नोडमॉन बोलकर एक अलग से पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है इस सर्वर साइड एप्लीकेशंस के लिए। जैसे ही यहाँ पे नोडमॉन आया है, इस नोडमॉन का जो कोड है इसको यूज़ करके मैंने यहाँ पे और एक चीज़ यहाँ पे डाल रहा हूँ जो कि डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मुझे डालना है, जिसमें हम लोग हमेशा से जैसे ही कुछ अपडेट करें वो तुरंत उस अपडेट को दिखा दे। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे डेव बोलकर एक अलग से ऑप्शंस लिया। अभी करना क्या है, अभी हम लोग इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए अभी npm स्टार्ट नहीं, npm run dev स्टार्ट के अलावा जो भी यहाँ पे कमांड रहता है वो रन बोलकर कमांड यूज़ करना पड़ता है उसी की नेम के साथ। तो यहाँ पे रन डेव जैसे ही किया तो यहाँ पे क्या हुआ, तुरंत यहाँ पे ये वॉच मोड पे आ गया। मतलब यहाँ पे अभी हेलो राहुल दिख रहा है, मैं जैसे ही यहाँ पे चेंज करूँगा कि हेलो शिवाजी जैसे किया तो देखो यहाँ पे
रिस्टार्टिंग करके स्टार्ट कर दिया। तो बेसिकली क्विक चेंज होगा जैसे ही हम लोगों का फाइल सेव किया, मतलब चेंज करके जैसे ही मैंने सेव की दबाया Ctrl+S, तुरंत यहाँ पे अपडेट हुआ। तो अभी इसको बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो ये एक्चुअली डेवलपमेंट करने के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है जैसे ही हम लोग इसको चेंज करते हैं। तो इसी तरीके से हम लोगों का जो भी API है, ये API हम लोगों को मिल चुका है। तो ये जो API है, इस API डेटा को हम लोग एक्सेस करेंगे अपने एप्लीकेशंस के अंदर, मतलब फ्लटर एप्लीकेशन जब बनाएंगे तो फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर ये सारा डेटा एक्सेस करना होगा खुद के API को यूज़ करके, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का अभी API वाला जो पार्ट है वो हम लोगों को बन चुका है। तो अभी यहाँ पे ये सर्वर ऐप जो है ये हुआ। अभी हम लोगों को चाहिए सर्वर ऐप के साथ अभी हम लोगों को चाहिए सर्वर ऐप के साथ नया ऐप। तो नया ऐप के लिए हम लोग यहाँ पे मैं नाम देता हूँ फ्लटर, FLUTTER फ्लटर क्रिएट वेब ऐप नाम दे रहा हूँ, ठीक है। किस लिए? क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो वेब डेटा जो है उसको एक्सेस करना, अपडेट करना, जो भी करना है वो हम लोग इसी से कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग को सर्वर साइड की ज़रूरत पड़ेगा तभी जाके हम लोग ये काम कर पाएंगे। तो वेब ऐप इसके अंदर शायद घुस चुका होगा। कहाँ पे गया? ले, इसके अंदर चला गया। यस, अभी ये राहुल के अंदर है। तो यहाँ पे काम करना है। तो अभी इसमें फ्लटर क्रिएट वेब ऐप ये ऑप्शंस डाला तो देखो यहाँ पे वेब ऐप बोलकर फोल्डर जो है वो यहाँ पे आ गया CD। अभी यहाँ पे और कुछ करना नहीं है, सिर्फ इसको यहाँ पे यूज़ किया। अभी करना है कि मुझे यहाँ पे डेटा जो है, मतलब यहाँ पे जो टाइटल और मैसेज जो है वो हम लोगों को एप्लीकेशंस के अंदर, मतलब मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर हम लोग को दिखाना पड़ेगा। तो इसको दिखाने के लिए ऑलरेडी ब्राउज़र में है जो टाइटल और ये वाला पार्ट, इसको हम लोग मोबाइल में देखना चाहते हैं, राइट। तो दिखेगा कैसे? तो मोबाइल में ये वाला काम को दिखाने के लिए हम लोगों को ऑलरेडी हम लोग एप्लीकेशन क्रिएट कर लिए थे। अभी इस एप्लीकेशन के ऊपर इसको स्टार्ट करना होगा। इस एप्लीकेशन को हम लोग अभी स्टार्ट करना चाहेंगे। तो यहाँ पे मेन डॉट डाट, तो वैसे मैंने इसको पूरा क्लीन कर लेता हूँ। उसके बाद वॉइड मेन करके मेन फंक्शंस को कॉल करता हूँ। करने के बाद रन ऐप इसको कॉल किया। अभी इसको कॉल करने के बाद ये जो रन ऐप है इसको फ्लटर मटेरियल के थ्रू इसको कॉल किया। उसके बाद यहाँ पे क्लास, यहाँ पे ऐप का नाम क्या था, माई ऐप ही था। तो यहाँ पे क्लास के नाम करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा ST करके यहाँ पे डाला। तो यहाँ पे स्टेटलेस विजेट क्रिएट किया जिसका नाम दिया वेब ऐप, ठीक है। तो ये वेब ऐप का जो इंस्टेंस है वो हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे वेब ऐप इंस्टेंस क्रिएट किया और यहाँ पे जो प्रॉब्लम दिख रहा था वो भी यहाँ पे वेब ऐप ही होगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व हो चुका है। अभी इसको मोबाइल इंटरफेस में चलाना पड़ेगा। तो मोबाइल इंटरफेस में चलाने के लिए यहाँ पे मटेरियल ऐप का जो इंटरफेस है वो यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो
ओके, स्पेलिंग मिस्टेक है। मटेरियल METERI है, मटेरियल लैब। ये है एक्चुअली स्टार्टिंग पार्ट। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को विजेट्स में राउट्स ऐसे करके सेट करना है। ठीक है, अभी क्या है, अलग अलग पेजेस बनाना है, तो इसलिए यहाँ पे राउट्स बोलकर दूसरा फाइल बना लेता हूँ, ROUTS routes.dat यहाँ पे EXPORT एक्सपोर्ट, सॉरी, यहाँ पे एक्सपोर्ट सिंटेक्स की ज़रूरत नहीं पड़ता है। यहाँ पे बेसिकली मैप कीवर्ड डाल के यहाँ पे स्ट्रिंग, उसके बाद आता है विजेट, WIG। एक्चुअली विजेट फंक्शंस जो ऑप्शंस है उसी को यूज़ करना है। तो विजेट फंक्शन काइंड ऑफ दिस, तो यहाँ पे विजेट की ज़रूरत नहीं है, विजेट जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे एक फंक्शंस है जहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट जो है कुछ भी डेटा यहाँ पे आ सकता है। तो बेसिकली ये राउट्स है, राउट्स के बाद हम लोग अलग अलग कंपोनेंट को कॉल कर सकते हैं जो एक्चुअली UI के हिसाब से काम करेगा। तो अभी इसलिए यहाँ पे जो स्क्रीन जो है उसको पेजेस का नाम देता हूँ। पेजेस का नाम डाल के मैंने यहाँ पे पहले home.dat ये ऑप्शंस डालता हूँ। ठीक है, तो इसी के थ्रू हम लोग अपना जो भी डेटा कंज्यूम करके जो काम करना है उसको इसी के ऊपर बेस करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे ST करके यहाँ पे स्टेटलेस एप्लीकेशन बनाए, यहाँ पे नाम दिया होम पेज। यहाँ पे स्टेटलेस विजेट बना लिया। अभी यहाँ पे स्कैफोल्ड SCA स्कैफोल्ड विजेट लेना है। अभी स्कैफोल्ड विजेट के अंदर अलग अलग ऑप्शंस हम लोगों को दिखाई देता है, जहाँ पे स्कैफोल्ड में ऐप बार दिखता है, उसके बाद हम लोगों को डेस्कटॉप एनवायरनमेंट का जो पार्ट है वो दिखाई देता है। तो अभी यहाँ पे जो मेन पार्ट है, यहाँ पे होम विजेट को कॉल करना है। होम पेज बोलकर जो विजेट है वो यहाँ पे कॉल कर दिया। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट हुआ। उसके बाद अबाउट, समझ रहे हो क्या कर रहा हूँ? नहीं समझ रहा हूँ। तो क्या बुक जा रहा हूँ? समझ मतलब आपने जो यहाँ पे मतलब हम लोग करने क्या जा रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है मुझे। अभी हम लोग सिर्फ API जो एंड पॉइंट्स बनाए उसमें हम लोगों को डेटा लेना है, डेटा सबमिट करना है। मतलब बेसिकली एक क्रूड ऑपरेशंस वाइज सर्वर साइड से जो इंटरेक्शंस है वो हम लोग करेंगे। अभी ज़्यादा UI फोकस नहीं होगा। अच्छा ठीक है। अभी एप्लीकेशन में UI फोकस नहीं है, UI वाला जो काम है वो हम लोग कर चुके हैं। हाँ हाँ अभी UI फोकस नहीं है, अभी फीचर्स फोकस्ड है। मतलब जहाँ पे हम लोगों को डेटा दिखाना, सर्वर साइड से डेटा पुल करके मोबाइल में दिखाना और मोबाइल का डेटा सर्वर में सबमिट करना, ये फोकस हम लोग का अभी के लिए है। ठीक है। ठीक है, तो इसी फोकस के ऊपर अभी हम लोगों का काम होगा। तो इसी वजह से हम लोगों को जो भी रिक्वायरमेंट है इनिशियल, उसी रिक्वायरमेंट को हम लोग अभी फुलफिल कर रहे हैं। क्योंकि एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट किया,
हम्म। हेलो, गुवाहाटी নাই, নাই হোৱা নাই হোৱা। ঠিক আছে, ঠিক আছে হ'ব। 28 তাৰিখ ক'ত বা আছোঁ নাজানো কিয়। হয় নেকি? ঠিক আছে, মই যদি থাকোঁ গোৱালপাৰাত যাম। ঠিক আছে হ'ব দে। ঠিক আছে হ'ব। ओके, तो हम लोग का ये जो बेसिक फ्रेमवर्क जो है वो बन चुका है। अभी हम लोगों का एप्लीकेशन जो है उसको स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे अभी के लिए जो दिख रहा है ये एक्चुअली डेस्कटॉप ऐप का एनवायरनमेंट पे डेस्कटॉप ऐप दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोगों को ये मोबाइल एप्लीकेशन में दिखाना पड़ेगा। तो मोबाइल ऐप के लिए हम लोगों को यहाँ पे EMULATOR एमुलेटर करके एनवायरनमेंट स्टार्ट कर लिए। अभी हम लोग इसी ऐप को मोबाइल के अंदर रन कराएंगे। Pepe, quoi?
तो यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम मिला, मेनली एमुलेटर तो स्टार्ट हुआ था, उसी हिसाब से इसको सेंड तो किया था। अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है मुझे एबीडी मैनेजर पे जाना है, जाके एमुलेटर को फाइंड आउट करके सिलेक्ट पाइप डेटा एंड रिस्टार्ट एमुलेटर। अच्छा अच्छा, यहाँ पे मेन प्रॉब्लम जो है वो है एमुलेटर के अंदर काफ़ी ज़्यादा गार्बेज कलेक्ट हो चुका है, मतलब बहुत सारा गार्बेज यहाँ पे आ गया है, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है। ओके, तो यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे जो हम डेटा था एक्सेस, उस डेटा को मैंने रिमूव कर लिया। फिर से मैं एमुलेटर को स्टार्ट करता हूँ। फिर ट्राई करता हूँ। ओके, अभी ये स्टार्ट हो चुका है। पहले इस तरह का प्रॉब्लम अगर मिलता तो कितना टाइम लगता इस प्रॉब्लम का डिबगिंग करने के लिए। एआई आ जाने से कितना जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो गया। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जस्ट प्रॉब्लम उठा के दे दिया। पहले स्टैक ओवरफ्लो में जाओ, कम्युनिटी पे जाओ, इधर उधर क्वेश्चन डालो, तब जाके इसका सॉल्यूशन मिलता। ठीक है, तो ये हुआ हम लोगों का अभी के लिए फ्रंट एंड पार्ट, राइट। अभी हम लोग को चाहिए डेटा देखना। तो डेटा कंज्यूम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
डेटा कंज्यूम करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे फ्लटर वेबसाइट में जाना होगा, flutter.dev। इसमें से बैकएंड में जाना है। अभी चाहिए हम लोगों को डेटा फेच करना, राइट। तो इसके लिए यहाँ पे नेटवर्किंग एंड HTTP एक्सेस वाला प्रोसेस, यहाँ पे डेटा फेच करने के लिए हम लोग को कुछ पहले सेटअप की ज़रूरत पड़ेगा, और उसके बाद जो HTTP पैकेज है, इस पैकेज को एक्चुअली यूज़ करना होगा डेटा फेच करने के लिए। तो यहाँ पे फ्लटर पब ऐड करके इसको यूज़ करना है, ठीक है। इस HTTP पैकेज कहाँ पे मिलता है, मैंने पहले बताया था, pub.dev के अंदर, ठीक है। यहाँ पे ही एक्चुअली पूरा API है, कैसे इसको फेच करना है और किस तरीके से इसका काम करना है। मतलब बेसिकली जो डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसी का पार्ट हम लोग को यहाँ पे pub.dev यहाँ पे दिखता है। यहाँ पे HTTP पैकेज को अगर सर्च करें तो ये पहला पैकेज है जो फ्लटर टीम ने बनाया, मतलब .dev ने बनाया, फ्लटर ने। और ये DO बोलकर एक ऑप्शन है जो flutter.cn मतलब चाइना डेवलपर बनाया। ये थोड़ा सा एडवांस फ्रेमवर्क है इससे, ठीक है। ये एक्चुअली बेसिक फ्रेमवर्क है और ये थोड़ा सा एडवांस फ्रेमवर्क है, दोनों ही सेम है। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा काम हम लोग कर पाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ की वजह से। एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे है, जैसे कि हम लोग का यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शंस, उसके बाद फाइल अपलोड करना, फाइल डाउनलोड करना, बहुत सारा चीज़ें यहाँ पे काफ़ी आसानी से होता है। जो यहाँ पे HTTP जो पैकेज है यहाँ पे, इसमें इतना ज़्यादा होता नहीं है। ओके, एक काम करते हैं, आज DO पैकेज यूज़ करते हैं। क्या DO पैकेज यूज़ करें? करिए सर। तो अभी यहाँ पे ये जो वेब जो फोल्डर है उसको टर्मिनल में ओपन करता हूँ, करके यहाँ पे नया जो पैकेज है इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लिया। तो यहाँ पे ये पैकेज YAML के अंदर ये पैकेज आ गया है, ठीक है, DO। तो ये DO पैकेज जो आया, इस DO पैकेज के बाद हम लोगों का इसका जो API है, मतलब रीडमी में जाके इसको पढ़ना है। क्या है, हम लोगों को पहले इस पैकेज का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, उसके बाद जाके हम लोग इसका काम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है बेसिकली प्रोसेस। उसके बाद जो भी काम करना है स्टेप बाय स्टेप सारा काम कर लेगा, जैसे जैसे इसका काम है, जिस तरीके से इसका काम हम लोग कर सकते हैं। चलो अभी इसको यूज़ करते हैं, इस पैकेज को। इस पैकेज को यूज़ करने का काफ़ी अलग अलग तरीका है। तो एक तरीका जो है हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, वो है, अच्छा, यहाँ पे फ्लटर ने बहुत कुछ यहाँ पे किया है। जैसे यहाँ पे एक ऐप स्ट्रक्चर बोलकर एक ऐप, मतलब जब भी हम लोग प्रोफेशनल लेवल में एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो उस एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट वाइज यहाँ पे दिखाया कि एक UI लेयर होता है, एक लॉजिक लेयर होता है, एक डेटा लेयर होता है। क्योंकि इसको बोलते हैं MVC, मतलब यहाँ पे M V एंड C, ये होता है एक्चुअली स्ट्रक्चर। हम लोग जब एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हैं, M मतलब होता है डेटा लेयर मॉडल, V मतलब व्यू UI लेयर, और C मतलब कंट्रोल लेयर जहाँ पे लॉजिक रहता है। तो MVC इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ही एक्चुअली हम लोग सारा एप्लीकेशन जो स्ट्रक्चर है उसको डिज़ाइन करते हैं। तो इसीलिए
जब भी हम लोगों को एप्लीकेशन करना है, रियल टाइम एप्लीकेशन करना है, तो रियल टाइम एप्लीकेशन में व्यू यूआई लेयर में व्यू एंड व्यू मॉडल रहता है। और उसके बाद ये एक्चुअली स्ट्रक्चर का दूसरा नाम दिया MVVM, मॉडल व्यू व्यू मॉडल। तो यहाँ पे व्यू से व्यू मॉडल आया और उसके बाद मॉडल है और मॉडल के साथ डेटा सर्विस है, तो ये सर्विस लेयर है। तो ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस के ऊपर हम लोगों का जो फ्रंट एंड वाला जो एप्लीकेशन है वो ज़्यादातर काम करता है। ओके। बट ये जो प्रोसीड्योर है, ये प्रोसीड्योर काफ़ी ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है इस काम को करने के लिए। बट अभी के लिए ये जो स्ट्रक्चर लेयर है, यहाँ पे देखो बहुत एक काफ़ी अच्छे से एक एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने का एक स्ट्रक्चर यहाँ पे एक फुल स्ट्रक्चर दिया है, जो स्ट्रक्चर काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है जब हम लोग डेवलपमेंट करेंगे एक डेवलपर के हिसाब से। ये सारा डॉक्यूमेंटेशन पहले था नहीं, ये डॉक्यूमेंटेशन तो अभी अभी ये लोग दिया है, बट मैंने इसी तरीके से ही काम करता था। तो जो भी है, तो बेसिकली मैं इसका स्ट्रक्चर दिखा दिया। अभी जो स्ट्रक्चर जो है, यहाँ पे जो यूआई वाला पार्ट है और यहाँ पे जो बैकएंड वाला जो पार्ट है, यही दो पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। उसके बाद आता है कि ये जो स्ट्रक्चर वाला काम, जो यहाँ पे ऐप का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से काम करता है, वो एक्स्ट्रा फ्लटर कॉन्सेप्ट। ये जो फ्लटर कॉन्सेप्ट जो है वो एक्चुअली एक्स्ट्रा। उसके बाद ऐप सॉल्यूशन, ऐप के लिए अलग अलग जो सर्विस प्लेटफॉर्म जो प्रोसेस है उसके लिए क्या क्या करना है, अनदर फ्रॉम अनदर प्लेटफॉर्म, दूसरे प्लेटफॉर्म से कैसे हम लोग इसको अपडेट करना है। उसके बाद स्टे अप टू डेट, रहना है नया अपडेट्स के साथ, क्या क्या अपडेट है। उसके बाद जो भी अपग्रेड करना है, मतलब जो भी एच डी का अपग्रेड करना है, फ्लटर अपग्रेडेशंस की ज़रूरत अगर पड़े तो हम लोग अपग्रेड कर लेते हैं फ्लटर टूल को। ये सब कुछ दिया हुआ है, मतलब इस साइट के अंदर ही हम लोगों को सारा डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी अच्छे तरीके से अपडेट कर रहा है। तो हम लोगों का अभी जो काम है बैक एंड डेटा के साथ, अब स्टेट मैनेजमेंट हम लोग देखे थे, सीरियलाइजेशंस देखे थे, परसिस्टेंस देखे। एक्चुअली परसिस्टेंस देखे नहीं है। परसिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, जब भी हम लोग लॉगिन ऑथेंटिकेशन वाला काम अगर करें तो कुछ डेटा हम लोगों को टेम्पोररी मेमोरी के अंदर रखना पड़ता है, ऐप मेमोरी के अंदर। तो अभी जाके हम लोग ये जो परसिस्टेंट जो डेटा है, परसिस्टेंट डेटा जो है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ज़रूरत पड़ता है जब भी हम लोग डेटा को रखते हैं। अभी ये जो डीओ पैकेज है, इस डीओ पैकेज को यूज़ करके हम लोग का डेटा जो है वो दिखाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे इस डीओ डेटा का यूजेस, तो यहाँ पे अभी करना है ये जो होम कंट्रोलर जो है, इसको हम लोग अलग अलग तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसका सिंपल यूजेस यही है कि मैंने यहाँ पे इसको कन्वर्ट टू स्टेटफुल विजेट कर देता हूँ। ये सबसे पहले काम करना है, क्योंकि हम लोगों का यहाँ पे डेटा चेंज होने वाला है। अभी यहाँ पे एक INIT इनिट स्टेट बोलकर एक फंक्शन है, जो यहाँ पे हम लोगों का इनिशियल फंक्शन होगा जब भी ये स्टेटफुल विजेट लोड होगा। उसके बाद हम लोगों को लोड डेटा बोलकर ये एक्चुअली सर्वर साइड इंफॉर्मेशंस यहाँ पे आएगा। अभी इसके अंदर हम लोग को डीओ ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे फाइनल करके डीओ ऑब्जेक्ट यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। तो जैसे ही डीओ ऑब्जेक्ट कॉल करने के लिए मैंने यहाँ पे कॉल किया। अभी यहाँ पे इंपोर्ट डीओ
dio.dio., ये है एक्चुअली पैकेज नेम। इसी पैकेज नेम का dio ऑब्जेक्ट यहाँ पे कॉल कर लेना है, जो यहाँ पे आ गया है। अभी इस dio ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग को पहले डेटा फेच करना होगा। ट्राई कैच जो है वो प्रोसेस है, ट्राई कैच प्रोसेस से डेटा को फेच करना। तो अभी हम लोगों को किसी सर्वर से नहीं, लोकली जो सर्वर बनाए थे, सर्वर ऐप बोलकर, उसी को एक्चुअली डायरेक्ट यूज़ करना है यहाँ पे, उसी को डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ करना है। तो ठीक है, यहाँ पे अभी ये जो ऐप है इसको सेटअप कर लिए। करने के बाद मोबाइल ऐप, मोबाइल जो एमुलेटर है उसको यहाँ पे यूज़ करना है। तो अभी मैं इसको रिस्टार्ट करता हूँ, करके यहाँ पे डिबग कंसोल में चला जाता हूँ। ठीक है, अभी ये जो लोड डेटा जो है इसको कॉल करना है। एक बार मैं इस ऐप को बंद करके फिर से मैं इसको स्टार्ट करूँगा। देखो यहाँ पे जो रेस्पॉन्स चाहिए था वो क्या रेस्पॉन्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कनेक्शन से एरर, यहाँ पे कनेक्शन एरर। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम देखने के बाद इस प्रॉब्लम को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके यही के अंदर दे देता हूँ, क्योंकि यही जल्दी जल्दी हम लोग का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देगा। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने लोकल होस्ट जो बात लिखा वो एक्चुअली लिया नहीं है। क्यों? क्योंकि बेसिकली प्रॉब्लम यही है कि लोकल होस्ट मतलब वो समझ रहा है कि मोबाइल के अंदर कोई वेब होस्टिंग बना हुआ है, लेकिन एक्चुअली मोबाइल के अंदर तो नहीं बना। तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे हम लोगों का जो लैपटॉप है, लैपटॉप का एक आईपी एड्रेस है। तो लैपटॉप का आईपी एड्रेस निकलना है पहले, उसी आईपी एड्रेस से इसको कनेक्ट करना है। तो मेरा यहाँ पे अभी का आईपी एड्रेस क्या है वो देखना पड़ेगा। वाईफाई क्या? हाँ, वाईफाई नेटवर्क में जो मेरा एड्रेस है उसका एड्रेस मुझे निकल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिटेल्स में जानना है। तो अभी यहाँ पे वाईफाई एड्रेस जो है ये वाईफाई एड्रेस है, ये मेरा करंट सिस्टम वाईफाई एड्रेस है। तो इसी वाईफाई एड्रेस को मुझे यहाँ पे सेटअप करना है। सॉरी, यहाँ पे नहीं, इसी जगह के अंदर करना है। होम के अंदर जाओ, होने के बाद यहाँ पे इसी एड्रेस को यहाँ पे सेटअप करना है। अभी इसको सेटअप करने के बाद मुझे यहाँ पे जो डेटा रेस्पॉन्स है वो देखना पड़ेगा कि मुझे डेटा रेस्पॉन्स मिल रहा है या नहीं। देखो, डेटा रेस्पॉन्स मिल चुका है, जो एक्सप्रेस लिखा हुआ था जो ये था, तो ये मुझे डेटा मिल चुका है। ओके, अभी ये डेटा को मुझे दिखाना है। कैसे दिखाना है? मैंने यहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ, जस्ट सिंपल कॉम्प्लिकेशन में यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ। स्ट्रिंग TITLE टाइटल एंड मैसेज,
ये दो ऑप्शंस मुझे रखना है। तो जैसे ही मुझे डेटा मिला, इस डेटा को मुझे यहाँ पे दिखाना है। यहाँ पे सेट स्टेट के अंदर मुझे टाइटल और डेटा मैंने जस्ट सिंपल फॉर्मेट में मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ क्या, इसको कंटेनर कॉलम स्टेट में घुसाया। उसके बाद यहाँ पे ऐप TITLE टाइटल, जहाँ पे टाइटल गया, और मैंने यहाँ पे स्टाइल टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लिया, और उसके बाद मैसेज, ये भी सही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये दिख रहा है। अभी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम डेटा नल दिखा रहा है। फिर से मैं रिलोड कर रहा हूँ, तो अभी ये दिख रहा है। पहले क्यों नहीं दिखा था? क्योंकि उस टाइम पहले क्या हुआ था, जैसे डेटा लोड हो रहा है उसी टाइम पे ये कॉल कर रहे हैं। मेनली ये जो लोड डेटा जो है, ये एक्चुअली जैसे ही हम लोग ये UI लोड हो रहा था उसी टाइम पे ये डेटा लोड हुआ था, तो इसी वजह से उस टाइम पे नल दिखा रहा था। लेकिन जैसे ही यहाँ पे डेटा मिला, डेटा मिलने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट दिखा दिया, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग सर्वर जो एप्लीकेशन बनाए थे, ठीक है, यहाँ पे बोला कि माई लर्निंग ऐप, नाम देकर सेव कर दिया। अभी अगर ब्राउज़र में जाके चेक करें तो ब्राउज़र में अपडेट हो चुका है माई लर्निंग ऐप, ठीक है। अभी इसको मोबाइल में अगर देखना है तो यहाँ पे भी एक बार रिफ्रेश करना है। क्या समझ आया कैसे काम कर रहा है? क्या अभी सही है? अभी सही लग रहा है दिखने में? नहीं लग रहा है ऐसा, तो सिंपल है। हाँ सिंपल, देखो सिंपल चीज़ ही बड़ा बड़ा काम में लगता है। पहले सिंपल चीज़ तो समझना पड़ेगा कि सिंपल चीज़ काम कैसे कर रहा है। अगर सिंपल चीज़ ही समझ नहीं आएगा तो बड़ा चीज़ बनाओगे कैसे? तो क्या ये सिंपल चीज़ अच्छा नहीं लगा? अच्छा है, समझ में आया। तो इसमें हम लोग क्या किया वो बताओ। अभी तक मैंने क्या क्या चीज़ किया जिसके वजह से ये दिख रहा है? पहले तो यहाँ पे अपने void मेन करके अपने वो जैसे हम प्लॉटर में बनाते हैं वैसे ही बनाया अपने, स्केपफोल्ड करके बनाया। उसके बाद नीचे अपने लोकल होस्ट का दिया था, लेकिन वो काम नहीं किया तो उसमें IP एड्रेस डाला। उसके बाद API JS में अपने नाम चेंज कर दिया। तो ये जो चीज़ें है, क्या ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगा लास्ट नहीं क्लास से? नहीं। लास्ट क्लास से काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई किया गया इस डेटा फेचिंग का काम, क्योंकि इतना तो करना लास्ट क्लास में हम लोग जो था किए थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर वे में किया। यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया नहीं, मतलब यहाँ पे इसके लिए अलग से क्लास नहीं बनाया, जस्ट सिंपल एज डैट, जैसे दिखता है वैसे ही डाल दो। काफ़ी ज़्यादा आसान है। देखो काम करना सेम ही है, लेकिन जब भी हम लोग काम करते हैं उसको सिंप्लीफाई प्रोसेस में भी कर सकते हैं, और बहुत सारा इलाबोरेटेड वे में बड़ा स्ट्रक्चर में भी काम कर सकते हैं। तो अभी पहले क्या है, हम लोग जब सीखे गए तब इसको सिंपलेस्ट वे में कैसे काम करते हैं वो सीखने से अच्छा होता है, काम जल्दी होता है। अदरवाइज
काम प्रॉब्लम में आ जाता है। देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने ये दो ऑप्शन को चेंज किया, यहाँ पे तुरंत अपडेट आ गया, लेकिन जो डेटा पहले से लोड था उसके हिसाब से यहाँ पे ये डेटा दिख रहा है। तो मेनली क्या है, एपीआई में जैसे ही चेंज करता हूँ, हेलो राहुल मोलकर यहाँ पे नाम देकर इसको सेव कर दिया, सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश दो। क्या अच्छा लग रहा है? मतलब इस यहाँ पे ये सर्वर साइड पे चेंज हो रहा है और ये फ्रंट एंड में दिख रहा है डायरेक्टली। ऐसे होता है बेसिक एप्लीकेशन स्ट्रक्चर, जो अब हम लोग एपीआई को कॉल करके काम करते हैं। वैसे अगर कोई यूजर अगर मतलब चेंज करेगा कोई डाटा, यूज़र डेटा चेंज करेगा वो बाद में आता है। पहले ये वाला बात है कि डेटा फेच कैसे होगा, कैसे दिख रहा है। अगर मान लो कि मुझे ये वर्डप्रेस वाला जो साइट है मैंने जो बनाया था LR में, ये जो पेज है, इस पेजेस का डेटा भी अगर दिखाना है, ये पेजेस डेटा भी दिखाना है, तो यहाँ पे क्या है, पेजेस डेटा है। यहाँ पे बहुत सारा अलग अलग पेज का डेटा हम लोगों को दिखाई दे रहा है, बट मैंने चाहता हूँ कि एक ही पेज का डेटा देखूँ एक बार में। तो क्या करूँ, यहाँ पे डाल के यहाँ पे मैंने एक पेज का डेटा दिखा देता हूँ, एक ही पेज का डेटा, ठीक है। तो ये जो यूआई है इसको भी मैं कॉपी करके इस कोड के बाद मैंने इसको डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। डाल दिया, एक बार यहाँ पे रिफ्रेश करो, यहाँ पे बहुत सारा डेटा दिखेगा। देखो यहाँ पे बहुत सारा डेटा, सारा जो कंसोल में आया था वो सारा दिख रहा है। तो मतलब बेसिकली यहाँ पे अगर मुझे मान लो कि मुझे ये टाइटल दिखाना है, ऑल कोर्सेस वाला जो पेजेस टाइटल है ये मुझे दिखाना है, तो कैसे दिखाएगा, कैसे दिखाएगा? यहाँ पे सिंपल कोड्स सेक्शन में जाएगा, डेटा रेस्पॉन्स तो मिल गया। अभी टाइटल और टाइटल के अंदर रेंडर्ड ये ऑप्शंस है ना। तो अभी करना क्या है, टाइटल आया, उसके बाद हम लोग यहाँ पे रेंडर्ड ये मैंने डाल दिया। डालने के बाद अभी देखते हैं क्या होता है मोबाइल में। देखो ऑल कोर्सेस लिखा हुआ आ गया है। आइए अगर मुझे यहाँ पे कंटेंट देखना है, कंटेंट रेंडर्ड, देखो सारा कंटेंट दिख गया। क्या समझ आया कैसे ये सारा काम हो रहा है? तो इसी तरीके से एक्चुअली क्या होता है, वेब एप्लीकेशन टू मोबाइल में हम लोग डेटा को कंज्यूम करते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे जो डेटा एपीआई से मिला, ये जो HTML कोड, अभी ये HTML कोड तो हम लोगों को अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोगों को अच्छे से HTML कोड को दिखाई देना है ब्राउज़र मोबाइल ऐप में, यहाँ पे टेलविंड कोड सारा है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि टेलविंड में कुछ पैकेज यहाँ पे है या नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है टेलविंड में है एक पैकेज क्लास बना हुआ, जो 18 मंथ पहले हुआ था, 10 लोग डाउनलोड किया था। जस्पर टेलविंड यहाँ पे है, और
यहाँ पे फ्लटर टेलविंड CLI बोलकर एक सॉरी UI बोलकर एक पैकेज है। तो काफ़ी सारा टेलविंड पैकेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ओके, देख लेता हूँ टेलविंड UI फ्लटर टेलविंड बोलकर यहाँ पे एक पैकेज है जो समझो। अरे ठीक है, कोड लिखने का प्रोसेस कहाँ पे है? अच्छा, ये एक्चुअली UI है जो हम लोग UI यहाँ पे दिया हुआ है। थोड़ा लुक लाइक अच्छा हो इसी तरह से, उस तरह का एक UI यहाँ पे बनाया है। टी इनपुट वाइज करके यहाँ पे टेलविंड UI बनाया है। यहाँ पे टेलविंड CSS इंस्पायर्ड बाय टेलविंड CSS क्या, यहाँ पे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट टेलविंड CLI क्या किया। ये एक्चुअली मेंटेन नहीं कर रहा है अभी। यहाँ पे हम लोगों को अभी चाहिए क्या, HTML रेंडर, क्योंकि यहाँ पे HTML रेंडर करना है, क्योंकि जो भी साइट से जो भी डेटा मिला उसको HTML में रेंडर करना है। सबसे ज़्यादा जो डाउनलोड है वही ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे HTML कोड, उसके बाद जो भी डेटा आता है HTML विजिट करके उसके अंदर डाल देना है। ठीक है, बट यहाँ पे सिर्फ HTML नहीं, HTML के साथ CSS रेंडर भी चाहिए। HTML CSS रेंडर फ्रॉम वेबसाइट।
इस डिपेंडेंस को अटैच किया, करने के बाद यहाँ पे ये जो पैकेज है इसको इंपोर्ट किया, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पे जो एग्जांपल्स है, जैसे कि यहाँ पे HTML विजेट, इस HTML विजेट के अंदर ये डालना पड़ेगा। जैसे ये डेटा दिखा तो ये डेटा एक्चुअली ये जो मैसेज वाला जो पार्ट है ये HTML विजेट का पार्ट है। ओके, डाल लिया। अभी देखते हैं, देखो यहाँ पे इमेज जनरेट हो चुका है, UI दिख रहा है। ठीक है, ओके सर, हुआ। लेकिन नीचे जो ये आ रहा है ग्रीन येलो कलर, ये एक्चुअली आता है जब भी इस तरीके का प्रॉब्लम आता है, यहाँ पे एक विजेट यूज़ करते हैं। अभी यहाँ पे सिंगल SIN सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू बोलकर ये ऑप्शन डालना है, तब जाके ये काम करता है। देखो यहाँ पे ये ऑप्शंस आया। अच्छा, ये कर दिया। इसके ऊपर एक दूसरा चीज़ यहाँ पे डालना होगा, एक्सपेंडेड विजेट। ये एक्सपेंडेड विजेट डाल दिया। अभी ये हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेता हूँ, देखो ठीक है। ये सारा डेटा अभी आ चुका है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग एप्लीकेशंस बना पाते हैं। अभी यहाँ पे जो भी ये जो CSS है, इस CSS को अलग से एक सेटअप करने की ज़रूरत पड़ेगा कि जो भी कलर कोड, जो भी CSS है वो कैसे काम करे। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का सारा जो नॉर्मल जो टैग है वो सारा टैग यहाँ पे रेंडर हुआ है HTML विजेट के अंदर। नॉर्मल जो भी टैग नेम है वो सारा यहाँ पे रेंडर हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो क्लास था, यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारा क्लासेस का इंफॉर्मेशन है इस जगह पे। ये क्लासेस इंफॉर्मेशंस को यहाँ पे सही करना है। तो यहाँ पे जो टेलविंड रेंडर बोलकर जो ऑप्शन था ना, टेलविंड बिल्ड, यहाँ पे 18 मंथ पहले ये एक बार देख लेता हूँ, ये 10 लोगों ने किया था। उसके बाद ये 3 महीने का पार्ट पहले ये स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद ये भी एक बार देखता हूँ। कुछ ना कुछ तो होना चाहिए जो एक्चुअली हम लोगों का जो डेटा है यहाँ पे डायरेक्टली
ओके, ये पैकेज सही है। इस पैकेज को यूज़ कर सकते हैं। ये कहाँ पे चलेगा? एंड्रॉइड iOS, ओके, ये सारा प्लेटफॉर्म बोल रहा है चलेगा। तो इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ, इसको यहाँ पे डालता हूँ। अभी यहाँ पे जो ये जो HTML विजेट है, इसको डॉक्यूमेंट DOCUMENT डॉक्यूमेंट बोलकर एक विजेट यहाँ पे यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे जो भी टेलविंड का जो भी क्लास है वो कॉल करके करना है, तो इसी वजह से तो यहाँ पे हम लोगों को एसेट्स फोल्डर में इसको रखना पड़ेगा, इस स्टाइल क्लास को। तो इसके लिए हम लोगों को यहाँ पे कुछ काम करना है एक्स्ट्रा। एसेट्स के अंदर यहाँ पे CSS फोल्डर, उसके बाद यहाँ पे style.css STYLE style.css डाला, जहाँ पे ये दे रहे यहाँ पे ये वाला फाइल का ऑप्शन दिया, ये ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे पहले जास्पर जो है वो जास्पर पैकेज भी जरूरत पड़ेगा। ठीक।
पता नहीं एक्चुअली ये वैसे काम करेगा या नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये एक्चुअली सर्वर साइड फ्रेमवर्क है। इसको शायद लेकर काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के बारे में समझना पड़ेगा। जो भी है छोड़ो, अभी उसको लेकर ज़्यादा दिमाग मत ख़राब करना है। अभी मेनली यहाँ पे जो भी CSS लिखा हुआ है उस CSS वाला फाइल को हम लोग वेबसाइट से डाउनलोड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेलविंड जो CSS फाइल है, टेलविंड का कंपाइल्ड फाइल हम लोग को एक चाहिए। तो यहाँ पे टेलविंड का कंपाइल्ड फाइल चाहने के लिए यहाँ पे वेबसाइट में ये है ऑनलाइन टेलविंड CSS का कंपाइलेशन फाइल। इसी फाइल को एक्चुअली मैंने इसको डाउनलोड कर लेता हूँ लोकली, जो लेकर मैंने अपना जो एप्लीकेशन है उसके अंदर अभी के लिए डाल रखता हूँ। इसको हटा देता हूँ, क्योंकि ये वाला पैकेज जो है ये ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे जो पैकेज डाउनलोड किया था इसको भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो मैंने इसको अभी रिमूव कर देता हूँ अपने सिस्टम से। अभी यहाँ पे इसमें जो कोड जो दिखा हुआ था HTML विजेट यह है, और उसके बाद यहाँ पे देखता हूँ कि स्टाइल शीट की कोई मैपिंग यहाँ पे दिखता है या नहीं। पहला है यहाँ पे अच्छा, यहाँ का बेस URI बोलकर एक ऑप्शन है यहाँ पे। यहाँ पे एलिमेंट कस्टम स्टाइल बिल्डर,
इसका जो है यहाँ पे देखो, जो क्लास नेम है उस क्लास नेम को कुछ इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो मतलब बेसिकली यहाँ पे ELEMENTS सॉरी एलिमेंट, तो यहाँ पे एलिमेंट क्लासेस डॉट क्लासेस करके यहाँ पे ये ऑप्शंस जो है कंटेंट्स, जो जो क्लास नेम है उसी क्लास नेम वाइज थोड़ा सा डिज़ाइन यहाँ पे सेटअप करना है। कंटेंट्स अच्छा, यहाँ पे देखते हैं CSS स्टाइल सीट एक्सटेंशन यहाँ पे हेलो। हेलो सर। पावर कट हो चुका है। अच्छा। एक्चुअली यहाँ पे जो भी स्टाइल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये पैकेज को चेकअप करना है, जो स्टाइल जो HTML रेंडर करने के लिए हम लोग यूज़ किए थे HTML। तो यहाँ पे ये वाला पैकेज हम लोग लिए थे। अभी इसका स्टाइल पैकेज को किस तरीके से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं वो देखना है। तो यहाँ पे CSS बिल्डर है, कस्टम विजेट बिल्डर यहाँ पे दिखा रहा है, ऑन इमेज टैब यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो एसेट्स है, एसेट सपोर्ट करके हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा काम है। एक्चुअली काम क्या है, यहाँ पे डायरेक्टली जो भी UI मिला, जो भी डेटा हम लोगों को सर्वर साइड से थ्रू API से मिला, उसी UI को यहाँ पे हम लोगों को मैनिपुलेट करना पड़ेगा इस जगह पे दिखाने के लिए, क्योंकि ये कौन सी जगह पे का UI है, ये 2 पेज का UI है। ये जो 2 पार्ट का जो UI है ये एक्चुअली है। तो इसी UI का ही डेटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो
ये भी है। तो ये पार्ट का वही दिखाई दे रहा है। तो अभी इसको हम लोगों को अपने हिसाब से पूरा डिज़ाइन करना पड़ेगा मोबाइल फ़ोन के लिए। और मोबाइल फ़ोन के लिए जब करेंगे तो यहाँ पे कस्टम विजेट बिल्डर, मतलब ये जो है इसको कस्टम विजेट बिल्डर करके करना पड़ेगा। इमेज एलिमेंट, एलिमेंट नेम, क्लास नेम, ऐसे करके बहुत सारा चीज़ें मतलब धीरे धीरे कर करके इसको सेटअप करना पड़ेगा। काफ़ी सारा काम है, अभी छोड़ दो इसको। ऐसे करने जाएगा तो दिक्कत आएगा। तो बेसिकली ये जो मोबाइल फ़ोन का जो डेटा है ना, मतलब मोबाइल फ़ोन में जो भी डेटा हम लोग यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारा चीज़ एक्चुअली जो HTML पेज में जो बना और मोबाइल में जो दिखता, उस दोनों का जो CSS फॉर्मेट जो है ये कम्प्लीटली अलग अलग प्रोसेस में, अलग फॉर्मेट में करना पड़ेगा। खास करके जब हम लोग ये फ्लटर के साथ काम करेंगे तो, क्योंकि ये जो विजेट है, इस विजेट है बेसिक विजेट, बट ये विजेट काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल विजेट दिखता है। लेकिन इसको जैसे ही हम लोग मैनिपुलेशन करने जाएगा तो यहाँ पे काफ़ी सारा काम करना पड़ेगा, ये सारा ऑप्शंस को सही तरीके से दिखाने के लिए। क्योंकि यहाँ पे सारा चीज़ रेंडर तो हुआ है प्रॉपरली, मतलब जो भी HTML में था, ये सारा चीज़ यहाँ पे आ चुका है। अभी इस HTML में जो स्टाइलिंग दिख रहा है, ये स्टाइलिंग को फुल्ली कस्टमाइज़ करना पड़ेगा मोबाइल के लिए। ये डायरेक्टली CSS टू HTML कन्वर्ट होगा नहीं। एक बार देखता हूँ CSS टू HTML कन्वर्सन कोई ऑप्शन है कि नहीं है। तो यहाँ पे लिखना है CSS टू डार्ट स्टाइल, सॉरी डार्ट स्टाइल नहीं, फ्लटर स्टाइल, FLUTTER फ्लटर स्टाइल कन्वर्टर है या नहीं है। अगर होता है तो हम लोग का काम थोड़ा सा आसान होगा, नहीं तो CSS स्टाइल कन्वर्टर फ्लटर स्टाइल।
ये भी सही है। यही पैकेज मुझे लगता है ये पैकेज भी अच्छा है, फ्लटर एचटीएमएल कन्वर्टर। ये दोनों पैकेज हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो फ्लटर एचटीएमएल कन्वर्टर में तब क्या होगा यहाँ पे, एचटीएमएल डेटा करके डेटा डाल दिया। यहाँ पे इमेज वाला पार्ट जो है वो मिसिंग चला गया। तो ऐसे मतलब बेसिकली है बहुत सारे ऑप्शंस, धीरे धीरे करके सेटअप कर करके करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही है बेसिकली प्रोसेस। मतलब हम लोग CSS स्टाइल जब भी मोबाइल के लिए हम लोग करेंगे तो इसको कस्टमाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा प्रॉपरली। और यहाँ पे ये दो चीज़ें है, ये दोनों चीज़ को यूज़ करके धीरे धीरे करके स्टाइल पकड़ पकड़ के करना पड़ता है जब डिजाइनिंग का काम है। ओके, चलो आज इतना ही। ओके, समझ इसको अच्छे से समझने के लिए प्रैक्टिस डेफिनेटली करो। ठीक है, ठीक है। और पेमेंट